सुबह के 12:10:19। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी चीज की, एक ऐसी बात जो घर घर में होती है या अक्सर घरों में होती है। यानी अगर हम देखने चलें तो 10 में से 9 घरों में इस तरह की आपको सिचुएशन मिल जाएगी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करने वाले हैं तो काफी हद तक आप सही हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा भारत में जो घरेलू हिंसा संबंधी कानून है उनके क्या कार्य हैं और क्या प्रभाव है, इसके बारे में ही आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में हम बात करेंगे। आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके। भारत में घरेलू हिंसा संबंधी कानूनों का कार्य और प्रभाव यानी वर्किंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रीना गुप्ता, जो भारतीय विद्यापीठ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रही हैं। पिछले 20 साल से इनका इस क्षेत्र में अनुभव है। और डॉक्टर रीना गुप्ता के साथ आज के कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर। डॉक्टर रीना गुप्ता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद नईम जी। वैसे तो एक औरत जब वो लड़की के रूप में जन्म लेती है और मृत्यु तक बहुत सारे वायलेंसेस का शिकार होती है, लेकिन आज का जो आपने मुझे टॉपिक दिया है डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बारे में थोड़ा से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, विचार तो क्या, हम तो आपसे पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये घरेलू हिंसा घर घर में पाई जाती है। बहुत ही कम घर होंगे जहाँ पे कभी किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा न हुई हो। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि 100 में से कोई एक होगा, हजारों में कोई एक घर होगा जहाँ कभी किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा न हुई हो। लेकिन घरेलू हिंसा के लिए इसीलिए शायद कानून भी इतने बड़े पैमाने पर बने हैं, लेकिन वो कानून जो है वो किस तरह से क्रियान्वित होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक खास बात है। क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हैं इस चीज में, इन कानूनों को पढ़ाती हैं, तो आपसे बेहतर हमें कौन बता सकता है। तो इसलिए हम आपके विचार नहीं, आपसे जानकारी हासिल करेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की, अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो बहुत शॉर्ट में, बस हालांकि सब जानते हैं लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट में ये बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस हम किसे कहेंगे। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जो लोग समझते हैं कि सिर्फ शारीरिक हिंसा या शारीरिक प्रताड़ना होती है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम को देखें तो उसके अंदर मेनली उन्होंने 4 तरीके के अब्यूजेस बताए हैं, वर्ड यूज के अब्यूज। ठीक है। जैसे फिजिकल अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, इकोनॉमिक अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है। तो फिजिकल अब्यूज तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि जो या तो मार पिटाई हो रही है या उसके बारे में धमकी दी जा रही है। अच्छा, तो अगर सिर्फ धमकी को भी थ्रेट जो है वो भी एक्ट के अंदर उसको लिया गया है। फिजिकल उसमें वायलेंस में रख सकते हैं। उसको रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक कांस्टेंट फियर जो है औरत के माइंड में वो हमेशा रहता है कि अगर वो ये काम को प्रॉपरली नहीं करेगी तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा हो सकती है। तो देखिए उसके तो स्कार्स दिख जाते हैं। लेकिन जहां हम साइकोलॉजिकल अब्यूज की बात करते हैं, और साइकोलॉजिकल अब्यूज ये नहीं है कि वो सिर्फ हम ये कहें कि जो गरीब वर्ग की औरतें हैं उनके ऊपर है, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है। और हर श्रेणी में, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो उच्च वर्ग है या फिर वो निम्न वर्ग है, सब तरफ जो है वो साइकोलॉजिकल अब्यूज छाया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नईम जी ये होती है कि जैसे हमारे घर में मेड आएगी तो वो तो खुले दिल से कह देगी कि भाई मेरे को मारा पीटा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, मिडिल क्लास खासतौर पर, मध्यम वर्ग तो वो लोग अपनी बातों को नहीं कह पाती हैं। तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। स्पेशली इंडिया के अंदर अगर कोई औरत खुले उससे कहती है तो उसका ना सिर्फ समाज में पुरुष वर्ग बल्कि महिलाएं भी मजाक बनाती हैं और फिर एक तरह से ये कहा जाता है कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुम्हारी कोई गलती है, तुमने कुछ करा होगा। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। और हमें पता है कि इनमें कितना दोष औरत का है।
उस पर कोई विचार नहीं करता, लेकिन ब्लेम उसी पर किया जाता है। ऐसे इकोनॉमिक अब्यूज है कि उसको पर्याप्त मात्रा में घर खर्च के लिए पैसे नहीं देना, या फिर अगर वो बीमार पड़ जाए। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का ऐसा इफेक्ट है कि कई बार आदमी लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन औरतें जो घर को संभाल भी रही हैं, लेकिन उनकी अपनी हेल्थ पहले तो वो खुद ही नहीं देखभाल करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं अपने घर के बाकी लोगों की देखभाल करूं, लेकिन अगर वो करना भी चाहती हैं तो कभी कभी जो उनके स्पाउसेस हैं वो उनको पर्याप्त धन नहीं देते, या उनके जो एसेट्स हैं या कमा भी रही हैं तो उनके अपने हाथ में नहीं होते। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज है, जिसको कि मैंने क्योंकि इस विषय पर रिसर्च करी हुई है, तो इस पर मैंने देखा कि औरतें खुल के बात नहीं करती। उनको एक स्टिग्मा का या एक शर्म आती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई भी चीज इसके दायरे में आती है तो जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान हमें नहीं मिलेगा। जी अच्छा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका जो लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक्ट 2005 का हमें पता है कि 2005 में ये बना, उसका मतलब प्रभावी तौर पर इसको लागू किया गया। उससे पहले की सिचुएशन क्या थी? उसके पहले देखिए, ऐसा है कि वायलेंस तो होता ही था महिलाओं के उसमें, तो 1970 से मेनली, और उसके पहले हैं, लेकिन 1970 से वुमेन्स मूवमेंट बहुत ज्यादा अवेयर हुए और उन्होंने काम करना शुरू करा। तो हमारे पास जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 का, और उसके बाद आगे उसी तरीके से 498A आ गया, जिसमें 1983 में हमने क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन की बात करी कि जहाँ के पति या उसके जो रिलेटिव्स हैं अगर वो औरत के ऊपर क्रुएलिटी करते हैं, लेकिन ये सारे ना क्रिमिनल फॉर्म में थे बेसिकली। तो इसमें क्या होता था कि किसी औरत को डर लगता था कि अगर मान लीजिए उसने अपने पति के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ कंप्लेन करी तो सबसे पहले तो उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो वो एक डर की वजह से उस अत्याचार को सहन करती थी। तो धीरे धीरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे आप NGOs कह लीजिए या फिर जैसे कलेक्टिव लॉयर्स हैं मेनली, और बहुत सारे हैं जिन्होंने मिलकर इसको इनेक्टमेंट में वो सहायक रहे। जी जी। और ये जो PWDV एक्ट है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि औरत को प्रोटेक्शन देना। जी जी। तो ये अगर हम कहीं कहीं लोग इस बात को कहते हैं कि क्या ये जो हमारे जो अधिकार, समानता के अधिकार हैं कि पुरुष और महिला दोनों को समानता का अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार, क्या उसका हनन कर रहे हैं? उसका हनन नहीं कर रहे। हमारा आर्टिकल 15(3) है जो कि कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस वुमेन के लिए दिए जाएंगे। बेसिक पर्पस है कि इनका अपलिफ्टमेंट हो जहाँ जहाँ ये किसी भी अत्याचार के शिकार हैं। तो बेसिक पर्पस ये था। और दूसरा सिविल रेमेडी, अच्छा, कि एक उनको सिविल रेमेडी दी जाए। तो इसके अंदर बहुत सारे, अभी आप देखेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोविजंस हैं जो इसी एक्ट के माध्यम से आए। तो वो ये यूनिक प्रोविजंस जो आप कह रही हैं वो बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो कारण हैं, क्योंकि कारण अनगिनत हैं, लेकिन उनमें से भी मुख्य कारण जो मोटे तौर पर हैं, जो ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका तो क्षेत्र यही है, कौन से मेजर कारण हैं? देखिए, मैंने इस पर अपनी तरफ से गहन अध्ययन किया है। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करी है। तो जो मैंने पाया कि जैसे हम वैदिक पीरियड में थे, उस समय तो औरत को इक्वल स्टेटस दिया गया, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे पर्दा प्रथा आया या बहुविवाह की प्रथा आई, धीरे धीरे करके औरतों की स्थिति थोड़ी नीचे होती चली गई। फिर हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद हमने लॉज तो बहुत इनेक्ट कर दिए, लेकिन जो समाज में कुछ मेंटालिटी इस तरह की बनी कि औरत का दर्जा वो सबऑर्डिनेट ही माना गया, हमेशा मतलब छोड़ के जी दूसरे दर्जे का ही रखा गया उसको, चाहे वो कितनी ही पावरफुल हो, कितनी ही टैलेंटेड हो, चाहे कितनी ही अमीर हो, कितनी ही शिक्षित हो, मतलब किसी भी तरह की क्वालिटीज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका हस्बैंड या किसी भी पुरुष से, मतलब पुरुष अगर किसी भी काबिल नहीं है तो भी वो अपने आप को ये मानता रहा एक लंबे अरसे तक कि औरत जो है वो हर हाल में उससे नीचे है।
तो कुछ मेन कारण मैंने सोचे कि भाई जैसे चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह। अब बाल विवाह जब लड़कियों को कर दिया जाता है तो ऑल्दो हमारे पास उसके लिए भी एक्ट्स हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है और उस इम्प्लीमेंटेशन को कहाँ चेक किया जा रहा है। तो जैसे चाइल्ड मैरिज, अब चाइल्ड मैरिज होगी, लड़की की शादी कर दी गई, न वो पढ़ लिख पाई है, न उसे अपने अधिकार पता है, न वो मानसिक रूप से तैयार है, न वो शारीरिक रूप से तैयार है। तो मेरे हिसाब से जो चाइल्ड मैरिज है, अगर उसको हम रोक पाते हैं, ऑल्दो बहुत प्रयत्न भी किए जाते हैं, बहुत प्रयत्न किए गए हैं और बड़े हद तक इसके ऊपर अंकुश लग भी गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इरेडिकेशन हो गया है। चलिए, चाइल्ड मैरिज के बारे में अगर आपके पास कुछ और बताने के लिए है तो वो भी हम पूछेंगे, और क्या क्या कारण है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट, महिलाओं का महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम। अंतरिक्ष से खेलों की दुनिया तक, दार्शनिकता से फिल्मी चमक दमक तक, मानव सेवा से मानव रक्षा तक, खास से आम महिला तक, और भी बहुत कुछ। यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर, हर दोपहर 12:10 से 1 बजे तक YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से। लेट्स कनेक्ट वो कार्यक्रम जिसे आप आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके सुन रहे हैं। वेबसाइट हमारी हिंदी के श्रोताओं के लिए newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu है। ट्विटर हैंडल हिंदी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज हिंदी और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज अलर्ट्स है। और हमारी ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। वर्किंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया, यानी भारत में घरेलू हिंसा संबंधी कानूनों का कार्य और उनका प्रभाव क्या है, इस बारे में बात कर रहे हैं आज हम डॉक्टर रीना गुप्ता से, जो पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। और आज डॉक्टर रीना गुप्ता के साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मैं हूं नईम अख्तर। डॉक्टर रीना गुप्ता, जो डोमेस्टिक वायलेंस के घरेलू हिंसा के जो मुख्य कारणों में आपने बताया, सबसे पहला चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में शादी होना, बाल विवाह बताया, इसके अलावा और किन किन कारणों को आप ये मानती हैं कि वो बहुत ही मेजर कारण है? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि अनगिनत कारण है। अनगिनत है। हाँ जी, और उनको हम ना किसी चीज में हम समा के नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी जो मेन कारण मुझे समझ में आता है, जैसे डाउरी की डिमांड, दहेज क्यों? अब दहेज जो है, अगर हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी देखें तो पहले ये था कि इन कनेक्शन विद डाउरी, कि शादी के समय पर जो भी डिमांड होगी उसको रखा जाएगा, लेकिन ये तो सारी जिंदगी का मामला हो जाता है, इसलिए उसको इन कंसिडरेशन कर दिया गया कि जो एक औरत है उसको जब से सगाई होती है या पहला जो भी रोका बांध तब से डाउरी डिमांड शुरू हो जाती है। और वो अगर गृह प्रवेश भी कर रहा है पति परिवार अपने घर पे, तब भी एक उसके मन में डर रहता है कि क्या मेरे घर से प्रॉपर सामान आएगा या नहीं आएगा, वो डाउरी तो है। हाँ जी, जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो क्या चीज आ रही है, तो ये सारी चीज, तीज त्योहार है, तीज त्योहारों पर भी इस बात की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, और न सिर्फ इसलिए कि लड़की के लिए, लड़की के हस्बैंड के लिए, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, माता पिता, नंदे और देवर, देवानी, जेठानी, सब मतलब के लिए होता है। और कहीं न कहीं उसके मन में अगर अच्छे से त्योहार नहीं आया तो हीन भावना भी आ जाती है, क्योंकि उसको सुनना पड़ता है। तो ये जो डाउरी डिमांड है, ये सबसे मुख्य कारण है। सबसे, जी हाँ, मैंने बहुत लेडीज से बात करी जो कि हर वर्ग की थी, उन्होंने सबने ऑलमोस्ट 90% औरतों ने यही कहा कि जो इनसफिशिएंट डाउरी है, जो दहेज हम नहीं ला पाए, उसकी वजह से, चाहे वो, अच्छा उसको सीधे नहीं बोला जाता, उनको उस औरत में कुछ कमियां निकाल के बोला जाता है कि जैसे आप सुंदर नहीं है या आप घर के काम ठीक से नहीं कर पाती। उनके पीछे रीजन वही होता है। आदमी कई बार डायरेक्टली नहीं बोल पाता क्योंकि रोज रोज एक ही बात बोलेगा नहीं और औरत सुनेगी नहीं, ये भी एक फैक्ट है। तो वो नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है, वेरी सॉरी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, पर मेरा अपना मानना ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो इस हद तक बेशर्म होते हैं कि उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोज रोज भी अगर हम ये बात बोलेंगे तो हमारी इमेज खराब हो रही है। उनको लगता है हमारा हक है, हम कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हर तरह के लोग हर तरह के लोग हैं। कुछ ये दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, सीधे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते, सही बात, तरीके से बोलेंगे। या फिर जो पॉवर्टी है,
पॉवर्टी भी एक रीजन है। ये नहीं कहते कि हम अमीरों में नहीं होता ये काम, होते बहुत अमीर लोगों में भी। बहुत अमीर लोगों में उनका फिर अपना और लेवल हो जाता है कि हमारे नाक का सवाल है, अच्छा हमारा तो ये स्टैंडर्ड है और तुम कितना लेकर के आई हो, तो हमारी तो नाक कट गई जी। और दूसरा जो गरीबों में होता है ना, वो एक बहाना बना देते हैं इसको कि क्योंकि हम गरीब हैं हम शराब पी के आएंगे। अल्कोहलिज्म जो है ना वो भी एक बहुत मुख्य कारण है कि आदमी शराब का सहारा देता है और उसके बाद फिर औरत को मारता पीता है और फिर कहता है कि तुम प्रॉपर दहेज नहीं लाई और मुझे इन अभावों से अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। जी, तुलना करता है दूसरे लोगों से, तो औरत उसको भी सहन करती है। और एक हमारा ना सेल्फ इमेज ऑफ वुमेन, औरत की अपनी एक इमेज बनाई है। हम लोग जब पैदा होते हैं शुरू से तो हमें बताया जाता है कि हमें एडजस्ट करना है, दूसरे के घर जाना है, बहुत सही बात बताई जाती है, लेकिन एडजस्टमेंट किस सीमा तक, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो औरतें होती है ना, उनसे खुद या दूसरे कहीं न कहीं खुद ही सोचती हैं, आज मैंने खाना अच्छी तरह नहीं बनाया, आज आदमी अगर मारता है तो ठीक करता है, या मेरी सूरत इतनी अच्छी नहीं है तो आदमी बेचारा क्या करे। ठीक है। क्योंकि उसको ये बता दिया जाता है भाई तुम तो ऐसे ही हो देखने में, नक्श तुम्हारे अच्छे नहीं है, तुम्हारा रंग जो है वो थोड़ा दबा हुआ है। तो वो भी बेचारी यही सोचती है, अरे मेरा पति तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, या फिर इनको क्या मिल गया। ठीक है। तो वो एक जो इमेज है जो शुरू से ही उसको सिखाई जाती है, उसके दिमाग में इतना भर दिया जाता है। दूसरा जो आजकल का मैंने मानना है, मैंने एक्चुअली जॉइंट फैमिली रीजन नहीं है, लेकिन मैंने बहुत औरतों से बात करी तो वो ये कहती हैं, मैं CAW सेल में बहुत टाइम मैंने गुजारा, जी हाँ, वहाँ जाके अपनी रिसर्च के दौरान, तो औरतें कहती कि हम अपने पति से तो एडजस्ट कर लेंगे, अच्छा, लेकिन हम बाकी लोगों के साथ नहीं रहेंगे। ओह, तो ये जो तो इसका मतलब ये आता है कि मतलब पति तो कई बार ऐसे होते हैं कि पति तो समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर के जो और सदस्य होते हैं वो आग में घी का काम करते रहते हैं। तो वो कहीं कहीं मतलब मैंने बहुत जगह देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या ये मतलब ये सीधा सिंपल जिस तरह आप बता रही हैं इतना ही है, कि इसकी भी कुछ थ्योरीज हैं अलग अलग तरह की अलग अलग थ्योरीज के तहत ये हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज बनाई है। अच्छा, जैसे मनोवैज्ञानिक हैं या क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की बहुत सारी थ्योरीज वगैरह बताई हैं। तो वो ये कहते हैं कि जैसे एक साइकिल थ्योरी ऑफ वायलेंस है, साइकिल थ्योरी ऑफ वायलेंस जैसे गोल चक्का होता है, जी, उसी तरीके से एक औरत का जीवन चलता है। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी और इंडिया के ऊपर एकदम एप्ट है। ओके। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, पहले एक स्मॉल इंसिडेंट होगा वायलेंस का, बहुत छोटा सा इंसिडेंट, उसके बाद में फिर एक बड़ा इंसिडेंट होगा। अच्छा, फिर क्या होगा, जब बहुत बड़ा इंसिडेंट मतलब बहुत बुरी तरह मारा पीटा, ब्रोकन आर्म्स हो जाती है कई बार, और इतनी बुरी हालत औरतों की हो जाती है, ब्रूजेस आप देखेंगे तो मतलब देखा नहीं जाता। एक मैं CAW सेल में गई थी तो वहां पर एक लेडी के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। ओके। तो मैंने कहा आपको क्या हो गया, तो बोली कि मेरे पति ने मुझे जो बाथरूम में जो रॉड होती है ना उस पर सर दे दिया। ओहो। तो मैंने जब उनके हस्बैंड से पूछा तो वो बोले मैंने तो कुछ नहीं करा। हाँ, तो वो क्यों मानेंगे जी। तो वो ऐसी चीजें हो जाती। तो सेकंड जो इंसिडेंट होता है उसमें औरत बहुत डर जाती है। हाँ, जाहिर है। अब जब वो डरती है तो वो कहती है अब मैं इस घर में रहूं या नहीं रहूं। तो कई केसेस में ऐसा होता है, आदमी कहता है कि अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। ठीक है। वो सॉरी कहता है उससे। ठीक है। जिसको कि हम एक हनीमून पीरियड बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। औरत सोचती है कि अब सब चीज ठीक हो गई। तो थोड़े दिन वो पीरियड चलता है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक स्मॉल इंसिडेंट हो जाता है। तो एक जैसे विशेष सर्कल होता है ना पूरा, समझ गई, ऐसे चलता है। अब क्या होगा, अगर आप उस औरत से पूछिएगा, कभी वो हंसेगी भी, कभी अच्छे, अगर आप सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यूज देखेंगी तो वो ये कहते जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार नहीं है, वो ये कहती बहुत कभी कभी अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं। जैसे मैंने अपनी रिसर्च करी तो उसके मैंने टाइम पीरियड रखा था कि शुरू के साल में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। अच्छा। लेकिन इसका जो वर्स्ट इफेक्ट होता है ना, वो कांस्टेंट फियर होता है। हाँ, वो हमेशा ही कि आज तो बहुत अच्छा चल रहा है, पता नहीं अगले मोमेंट क्या हो, अगले दिन क्या हो। हाँ। और मान लीजिए नमक ही तेज पड़ गया तो क्या आदमी को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ को तो कुछ माना ही नहीं जाता, माना ही नहीं जाता। या फिर उसको जलील करा सबके सामने। हाँ। तो ये वो भी अपना हक समझा जाता है। वो भी अपना मतलब पत्नी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारी पत्नी है। हाँ, वरना आप घर छोड़ के चले जाइए। हाँ, घर छोड़ के जाइए, सही बात है। और दूसरा एक सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। ये सिगमंड फ्रॉइड वाली जो थ्योरी है, इसके बारे में क्योंकि हम चाहते हैं कि विस्तार से बात हो, तो इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल और इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। दोपहर के 12:29:50। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। इस कार्यक्रम को सुनने के अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस नोट कर लें। हिंदी के श्रोताओं के लिए newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हमारा ट्विटर हैंडल हिंदी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज हिंदी है और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज अलर्ट्स। और हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें letsconnect23nsd@gmail.com। भारत में घरेलू हिंसा का कानून का कार्य और प्रभाव यानी वर्किंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर रीना गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ हूं मैं नईम अख्तर। डॉक्टर रीना गुप्ता, आप जो थियरीज बता रही थी उसमें आपने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में बात शुरू की थी। मैंने कहा था कि इनके बारे में बात करेंगे ताकि विस्तार से जान सकें। ये बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने की बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है। अच्छा। इन्होंने ये कहा कि एक जो लड़का वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में जब वो माता पिता को देखता है लड़ाई कर रहे हैं या कोई ऐसे नेगेटिव चीजों को देखता है तो उसके माइंड में फिक्सेशंस आते हैं। ठीक है। जिसको वर्ड उन्होंने फिक्सेशन दिया। ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो फिक्सेशंस होते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। ठीक है। तो वो हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, हाँ। हमने देखा और जैसे कंप्यूटर में होता है कि हमने कोई चीज उसके अंदर की और उसको सेव कर दिया और वो सेव करके फोल्डर बना के एक तरफ पड़ा रहा। लेकिन ऐसा नहीं, हमने उसको यूज कभी नहीं करा, लेकिन कंप्यूटर में तो पड़ा हुआ है ना। जब जरूरत पड़ेगी तभी हम उसको यूज करेंगे। तो एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। एक हमारा प्री कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैं आपसे एकदम से पूछूं आपने क्या नाश्ता किया था। हाँ, तो हाँ। 2 सेकंड लगेंगे। वो प्री कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है जहाँ वो चीजें हैं तो उनको वो स्टोर करके रखता है, उसे पता भी नहीं होता। तो यही लड़का जब वो देखता है कि उसके माता पिता लड़ रहे हैं तो वो चीजें धीरे धीरे उसके माइंड में आ जाती हैं और जब वो खुद पति बनता है तो या तो वो उसको ऑलराइट करके कि जस्टिफाइड है। हाँ, मेरे माता पिता भी यही करते हैं। जैसे मेरे पापा करते थे मुझे भी वैसे ही करना है क्योंकि यही तरीका होता है। क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है। राइट। और इसमें देखिए रोल जो बाकी फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। क्योंकि जो बाकी फैमिली मेंबर्स है वो कहते हैं ये तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का विषय है। हाँ, हम बीच में क्यों बोले, जबकि ये ऐसा है नहीं। जी हाँ। तो उसमें क्या होता है कि वो फिक्सेशंस जो है वो कभी कभी उसको बहुत ही क्रूएल बना देते हैं। जी, जी। या फिर वो दूसरा इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ। कि वो ये सोचता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो ये जो मनोविज्ञान और जो लॉ है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता होगा जब उसको ये लगता होगा सबकॉन्शियस माइंड में उसने सब कुछ देखा और उसको लगा कि ये चीजें सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है। और जब वो खुद पति बना तो वो मतलब नॉर्मल ना रह करके एक्स्ट्रा पोलाइट हो गया या तो वो मतलब ऐसा भी कई बार हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देखिए एक ह्यूमन नेचर है। हाँ। वो अपनी बातों मतलब अपना ही नुकसान कर बैठता हो। जी हाँ। वो बहुत देखिए बच्चों पर जो इफेक्ट आता है, जैसे हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि बच्चों पर जो इफेक्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस का वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जी, जी। देखिए आप 7th और 8th में किसी भी क्लास का मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड होता है। उसमें बच्चा है 12 साल 13 साल 14 साल उसके घर में रोज लड़ाई हो रही है। अब वो क्या है जब स्कूल जाता है तो चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसके दिमाग में चाहे वो स्कूल में है पर उसके दिमाग में घर के सारे सर्कमस्टेंसेस चलते रहते हैं और ना वो अपने साथियों से उस चीज को डिस्कस कर पाता है। तो क्या होगा रिजल्ट क्यों पढ़ाई में पीछे हो जाएगा या और एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा, फिर उसको डांट पड़ेगी। तो अल्टीमेटली उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बागी टाइप की हो जाती होगी। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है हमारे समाज में कि अगर मान लीजिए माँ पीट रही है और बच्चे ने साथ दे दिया तो कई बार पिता जो है उस बच्चे से भी अलग होता है। राइट। तो बच्चे के मन में फियर है कि क्या अगर मैंने अपनी मम्मी का साइड लिया तो पापा से नाराजगी और पापा का साइड लिया या मम्मी का साइड नहीं लिया खामोश रहा तो भी वो सही नहीं है। लेकिन जो एक आई एम सॉरी टू से एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो मैंने अभी देखा
जी जी। जैसे मैं जैसे जगह गई कि जो बच्चे जो स्पेशली जो यंग कैटेगरी में आ गए 16, 17, 18, वो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक उसमें ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो फादर इज द ब्रेड अर्नर, राइट, तो उनको ये लगता है कि पिता को तो हमें दुखी नहीं करना। हाँ, नहीं तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, हमें भी तो अपने खर्चे करने हैं पूरे। और देखिए जब क्या होता है माँ के ऊपर अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो वो गुस्सा अपने बच्चे पर उतारती है। हाँ, यही होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी वीकर होता है, हाँ, अगर अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं होगा तो हम दरवाजा ही बैंग कर देंगे जोर से। हाँ, तो वो जो एक गुस्सा निकलता है बच्चे पर निकलता है, तो बच्चा सोचता है कि पिताजी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ हाँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स औरत को फेस करनी पड़ती है। मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के औरत ही उसका भी वो बन जाती है। जी हाँ, कि वो उसको लगता है कि पापा ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो कि वो पापा मम्मी को मारते हैं या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ, और इसका ये भी असर पड़ सकता है रीना जी के बच्चा जो देख रहा है कि मतलब बच्चे को ये दिखाई दे रहा है कि पापा जो है मम्मी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो इसका मतलब मम्मी जो है मम्मी तो इसी चीज के लिए मतलब प्रॉन है, इनको पापा क्या हम भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। तो बच्चों का भी ऐसा आता होगा। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि बच्चे भी बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो भी हाथ उठा देते हैं माँ के ऊपर। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि माँ तो एक सबमिसिव कैटेगरी में है। और ये सिर्फ ये एक वर्ग में नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि कई बार पैसे वाले लोग भी हैं, ऊपर से देखेगा कि बहुत पढ़े लिखे भी हैं जी, उनके घरों में भी ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं। हाँ, कि जो पापा कर रहे हैं मतलब जो ज्यादा पावरफुल है बच्चे के ऊपर वही असर पड़ता है कि यही सही है। और जिसको पापा मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो अगर किसी के साथ गलत सलूक कर रहा है, चाहे वो माँ ही क्यों नहीं है, तो हम भी उसके साथ वो सलूक करने के लिए सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, डिजर्व करते हैं। जैसे एक मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जैसे हम मीडिया में दिखाते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे जहां औरत को थोड़ा सा वो दिखाया जाता है कि हाँ वो फाइट कर सकती है। कहीं आप देखेंगे वो सबमिसिव रोल में दिखाते रहते हैं कि हाँ जी पिटती रहती है कोई बात नहीं। तो वो भी एक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने उसको कैथार्सिस इफेक्ट दिया है। कई बार हम ऐसी बातें नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है जो हम कभी सोचते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि हमारे दिमाग में कैसे आई ऐसी बातें। मान लीजिए आपके बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, आप उसके बारे में गलत नहीं सोचते, अगर सोचते तो आप सोचते नहीं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया में वही वायलेंस दिखाया जा रहा है तो कहीं न कहीं उस इंसान को सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ, कि हम भी सही हैं या ऐसा दूसरे लोग भी सोचते हैं। हाँ, सही कह रही हैं। तो मीडिया सपोर्ट मिल जाता है। वरना आदमी सोचेगा कि मैं ही ऐसा सोच सकता हूँ। तो जो उसको कैथार्सिस इफेक्ट कहते हैं कि अच्छा रोल भी है मीडिया का और खराब रोल भी। और एक कारण मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है। ये आजकल ज्यादा क्योंकि या तो हो रहे हैं या उसका एलिगेशन लगाना या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब एक इंसान के ऊपर लगातार टॉर्चर होता रहता है, वायलेंस होती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलती है, तो मतलब गलत एलिगेशन लगाया भी जा सकता है। और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसमें मतलब इसी वजह से पढ़ा भी जा सकता है। जी, पढ़ा भी जा सकता है। और अगर नहीं भी पढ़ते हैं देखिए तो बेसिकली मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, अगर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा तो वहां भी कहीं भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वायलेंस हो जाता है। वही मतलब पत्नी बार बार शक कर रही है पति के ऊपर कि नहीं आप इतनी देर से क्यों आए, मोबाइल चेक हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन उस वजह से भी बहुत आजकल के जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें ये वाले केसेस भी बहुत हो रहे हैं। ओके। अच्छा, इसका स्कोप क्या है डीवी एक्ट का? देखिए लोग ये सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई है। वो तो है ही, वो तो है, लेकिन वो सिर्फ असल में पति पत्नी के बीच की नहीं है जी, क्योंकि तो पूरा समाज का मामला है जी। तो इसके अंदर जितनी भी महिलाएं, एक्चुअली ये बना महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो चाहे वो डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या फिर मदर्स हैं, मदर इन लॉज हैं, डॉटर इन लॉज हैं। क्योंकि अभी एक 2017 में केस आया, उसके बाद उन्होंने कहा जो रिस्पोंडेंट होता है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि घर के अंदर जो भी वायलेंस करे वही रिस्पोंडेंट। जी हाँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, चाहे बहू है, सास है, कोई भी है, लेकिन वो महिला की श्रेणी में होना चाहिए। और एक दूसरी जो चीज है जो इसके अंदर यूनिक है वो लिव इन रिलेशनशिप का। ओके। कि जो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं हैं तो देखिए उनको शादी का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन अगर उनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर होंगे। ओके, ठीक। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ के लिव इन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट कर रही है। तो वहाँ अगर कोई भी
पुरुष इस तरीके से उनके ऊपर हिंसा करता है तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। हाँ, क्योंकि वो फिर वही वाली बात आ गई, जो नेचर है वो तो नेचर ही रहेगा। वायलेंस करने की अगर टेंडेंसी है तो वो जरूरी नहीं है कि शादी के लिए 4 मंत्र पढ़ लिए तो ही वायलेंस करेंगे। लिव इन में रह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। जी, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि इसका क्या कार्यान्वयन है, क्या क्रियान्वयन है और इसका क्या क्या प्रभाव है, इस बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में, जिसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर। लेट्स कनेक्ट, अ प्रोग्राम ऑफ द विमन, बाय द विमन, फॉर द विमन। करियर, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, लीगल इश्यूज, फिलॉसफी, ब्यूटी, फैशन, लिटरेचर और भी बहुत कुछ। यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर हर दोपहर 12:10 से 1 बजे तक YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल, और इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से। 12:40 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। हमारी वेबसाइट के लिए हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। ट्विटर हैंडल हिंदी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज हिंदी और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIR न्यूज अलर्ट्स, और ईमेल आईडी हमारा नोट कर लें letsconnect23nsd@gmail.com। आपके साथ आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर, बात कर रहे हैं आज हम वर्किंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया, यानी भारत में घरेलू हिंसा कानूनों का कार्य और उनका क्या प्रभाव है, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रीना गुप्ता। डॉक्टर रीना गुप्ता, ये जो आपने बताया अभी तक, बहुत खासतौर पे मुझे इसकी जो आपने थ्योरीज बताई हैं, थ्योरीज मुझे मतलब बहुत अपील करके किया है इन थ्योरीज ने, क्योंकि बिल्कुल अलग किस्म की बातें हैं और हम इन थ्योरीज के जरिए इनकी जड़ तक पहुंच सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एग्जैक्टली क्या, क्यों, कैसे होती, कैसे बचा जा सकता है। लेकिन ये बचा जा सकने वाली बात अगर हम करते हैं महिलाओं के संबंध में, तो महिलाओं के लिए इस डीवी एक्ट में किस तरह की रिलीफ दी गई है, कैसे बच सकती है? जी, जैसे कि नईम जी मैंने पहले कहा था कि इसमें सिविल रेमेडी है, ठीक है ना, तो कुछ स्पेसिफिक यूनिक प्रोविजंस हैं जो कि PWDB एक्ट में, या हम इनको सरल भाषा में कहें तो घरेलू हिंसा कानूनों में, अधिनियम में मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि एक औरत है, जब वो जाती हैं या तो थाने जाएंगी या वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगी, तो उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी ड्यूटी है, या फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाती हैं तो उनकी भी ड्यूटी होती है कि उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो या तो वो इसमें डाल देंगे या फिर साथ ही साथ डाल सकते हैं डाउरी प्रोहिबिशन का, क्योंकि डाउरी मेजर रीजन है उसके अंदर। 498 में भी डाल सकते हैं, 498A जो क्रुएलिटी होती है डन बाय हस्बैंड और रिलेटिव उनके संबंधित। ठीक है। उसके बाद जो इनको रिलीफ है, क्योंकि मेन चीज औरत किस लिए जाती है कि हमें सुरक्षा का अधिकार मिले, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे यूनिक प्रोविजन आया वो आया राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड। ओके। एक घर में देखिए, जैसे पहले क्या होता था, जैसे ही कंप्लेंट करा तो घर वालों ने निकाल के बाहर मार के बाहर कर दिया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी देखिए पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक विश्वास और प्यार पर ही टिका होता है। बिल्कुल सही बात। तो जो एक राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड है, जिसमें कि बेसिकली एक हिस्सा मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं कि एक हिस्सा जो है वो एक्सक्लूसिवली औरत के लिए रखा जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर ना पति ना उनके कोई भी रिलेटिव एंटर करेंगे उसकी परमिशन के बगैर। जी हाँ, ये परमिशन तो वो लेके इसलिए आई है, जाहिर है। तो वो इसलिए कि इसमें वो एंटर नहीं करेंगे। ठीक है। और कहीं कहीं देखिए घर इतने छोटे होते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, अगला सवाल यही था मेरा। एक मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पे एक थे सर, उन्होंने भी यही बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि मैंने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इस विषय पर, ये मेरा बहुत ही दिल से प्रिय है। जब ये एक्ट आया था उसी समय मैंने सोच लिया था 2005 में, पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि मैं इस विषय पर PhD करूंगा। ओके। जी, तो उन्होंने भी यही बात हो रही, मान लीजिए घर बहुत छोटा है
तो ऑल्टरनेट एकोमोडेशन का इंतजाम होगा। अच्छा जी, जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी नेचुरली जो हस्बैंड की है, उसके हिसाब से ऑल्टरनेट एकोमोडेशन कोर्ट देगी। क्योंकि कहीं कहीं पर ये भी हो जाता है कि जब आप एक ही घर में रह रहे हैं, एक पोर्शन, या तो घर इतना बड़ा हो, हाँ, कहीं कहीं घर आजकल 3-3 मंजिलों के हैं, तो एक पोर्शन एक मंजिल दे दी, हाँ भाई आप अपनी मर्जी से अपने मंजिल पर रहते रहिए। लेकिन अगर घर ही इतना सा है कि एक ही कमरे के बराबर घर है, तो उसमें कैसे वॉशरूम कई बार एक होता है या किचन एक है, तो वहाँ पर ऑल्टरनेट एकोमोडेशन का दे देते हैं। और कुछ अभी नए केसेस भी इस तरीके से आ रहे हैं जहाँ की कोर्ट कहते हैं पति को कि भाई आप, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल होम है लड़की का, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, वो वापस जाएगी, और अगर बच्चे हो गए तो वो वहाँ भी जगह नहीं होती लड़की के लिए। सही बात है। तो कहीं माँ बाप कहते हैं जी हमने तो शादी कर दी थी, आपकी डोली निकाली थी, अब अर्थी वहीं से निकलनी चाहिए थी, अब हमारे पास जगह नहीं है। भाई बहन जो होते हैं वो अपने अपने घरों के होते हैं, वो भी, तो लड़की बेचारी जो होती है बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती है। तो कहीं कहीं ऐसा, और वहीं पे उसको बेचारी का है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसका एक्चुअली कोई चारा नहीं रहता है उस वक्त। और अब हमें ना वर्ड सर्वाइवर यूज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो ये है या कोई भी विक्टिम्स, उनके लिए हम विक्टिम बोलते हैं ना, उसकी जगह सर्वाइवर वर्ड है कि वो फाइट बैक कर रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सही बात है जी। तो जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर है कि अगर औरत ये प्रूव कर लेती है कि भाई मेरे ऊपर ऐसे हिंसा हो रही है या हो सकती है, लाइकली टू हैपन जो है, जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट, तो उसी तरीके से वो ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट दे देते हैं उनको। ठीक है। ऐसे ही मॉनिटरी रिलीफ है कि जो भी चोट वोट पहुंची उसके मेडिकल एक्सपेंसेस मिलने हैं। ठीक है। और मान लीजिए कैसे कभी ऐसी स्थिति है कि औरत की बहुत ज्यादा चोट वोट लगी है, तो शेल्टर होम से भेज दिए जाते हैं। अच्छा, डायरेक्टली शेल्टर होम में भेज दिए जाएंगे, और वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, वो इमीडिएट उनको देखते हैं। अच्छा, कि उसके जो इस समय का जो ट्रीटमेंट है, शुरुआती ट्रीटमेंट, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ओके जी। और एक जो इसके अंदर ऑर्डर दिया गया है, कस्टडी ऑर्डर। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारा समाज में स्पेशली जो लड़का पैदा होता है औरत, तो क्या होगा, औरत को तो बेइज्जत करेंगे, लेकिन लड़के को, जो पोता है उनका, उसको अपने पास रख लेते हैं और लड़की को निकाल देते हैं। भाई ये तो हमारा वंशज है, हमारे घर का चराग। और लड़की अगर पैदा होगी तो उसको तो ले जाने देते हैं, ले जा भाई, कोई बात नहीं, इसको भी आगे पालेंगे तो दहेज देना पड़ेगा। जी। तो वो ना कस्टडी ऑर्डर में, टेम्परेरी कस्टडी ऑर्डर वो लिया जाता है, लेकिन अगर पति विजिटेशन राइट्स लेना चाहता है बच्चे से मिलने का, वो दे दिया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ये मजिस्ट्रेट को लगेगा, कोर्ट को लगेगा कि हार्मफुल है, मैं यही पूछने वाली थी, तो वो विजिटेशन राइट्स को भी रोक दिया जाता है। ओके, क्योंकि कई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि होते हैं। और जैसे औरत है, वर्किंग प्लेस पर है, वहाँ जाके पति उनको धमका रहे हैं कि तुम बाहर निकलो तो मैं ये करूंगा, या अंदर प्रेमाइसेस में जाके या मतलब उसके ऑफिस के जो मतलब ज्यादातर लड़कियां प्राइवेट जॉब ही करती हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने हंगामा कर दिया, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं तो वो ये कहेंगे भाई कल से आने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए अपने ऑफिस में इस तरह के, तो वहाँ भी रिस्ट्रेन ऑर्डर्स वगैरह वो ला सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं स्पेसिफिकली, देखिए मॉनिटरी तो अलग हो गया, कंपनसेशन हो गया है, लेकिन जो मेजर कंसर्न जो यूनिक आए, वो ये आए, राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड आया। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें अब औरत बगैर फियर के जा सकती है, और उसे ये पता है कि मैं अपने मैट्रिमोनियल हाउस में या मुझे एक ऑल्टरनेट एकोमोडेशन दिया मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए चीज है। बिल्कुल सही। और या फिर कस्टडी ऑर्डर से बच्चे का डर रहता है, और कि मुझे बच्चे से अलग न कर दें, तो वो ऑर्डर सारे इसके अंदर इस एक्ट में कवर होते हैं। ओके जी, ओके। और ये जैसे जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, इसके लिए अगर औरत चाहे, जो भी एग्रीव्ड लेडी होती है, तो वो कहाँ अप्रोच करे, किससे अप्रोच करे और कैसे अप्रोच करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनरली हम ये सोचते हैं कि हम गए सीधे पुलिस थाने में चले गए, क्योंकि ये सिविल रेमेडी है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाते हैं। जो कोर्ट्स हैं हमारे, वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बैठे लेडीज होती हैं, जो कि उनको सारी चीज पूछती हैं। उनके पूरा एक फॉर्मेट होता है, उसमें पूछते हैं कि भाई आप क्या फिजिकल वायलेंस के शिकार हैं, आप साइकोलॉजिकल वायलेंस के शिकार हैं, आप सेक्सुअल की हैं, या आप इकोनॉमिक वायलेंस के शिकार हैं। पूरा रूल्स में भी दे रखा है, पूरा वो फॉर्मेट को भरा जाता है, और 3 दिन के अंदर मतलब मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को बुलवा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो उसके अंदर देखिए आज इतना ज्यादा प्लेथर ऑफ केसेस हैं,
बट इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो औरत है वो एग्रीव्ड है, तो उसके लिए ये सोचा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर विजिट भी करते हैं, अच्छा, घर जाके। लेकिन देखिए, जो मैंने जिन लोगों से बात करी है, क्योंकि वो भी लेडीज ही होती हैं, तो उनको भी कई बार ये हो जाता है कि घर के लोग हैं, जहाँ गई औरत के, कई बार औरत छुप के आती है यहाँ पर, तो अगर वो जाती हैं तो बीट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो एरियाज के, वो जाते हैं साथ में और उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं लेडीज को। तो इस तरीके से ना बहुत सारे हमारे समाज में, लॉ में बहुत प्रावधान है, जिसका अगर महिला सही तरीके से चाहे तो बहुत लाभ उठा सकती है। और जिस तरह से हमारे कार्यक्रम चल रहा है, अगर हमारे श्रोता ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमारी जिन श्रोताओं को जरूरत होगी उन्हें यकीनन कुछ ना कुछ तो हेल्प हमारे इस कार्यक्रम से जरूर मिल रही होगी। जी, यही आशा है जी। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को पूरा सुने हमारे श्रोता, ताकि और भी जो कुछ सवाल उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, उनका भी समाधान अगर हम इस कार्यक्रम के जरिए दे पाए तो उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके लिए जरूरी है सुनते रहें कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, महिलाओं का महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। बारह बजकर 50:22। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके सुनिए कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। और हमारे किसी भी पुराने कार्यक्रम को सुनने के लिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट टाइप कीजिए और हमारे कार्यक्रम को सुनिए। हमारी वेबसाइट हिंदी के श्रोताओं के लिए newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu है। हम हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी और अंग्रेजी के श्रोता @AIR न्यूज अलर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा letsconnect23nsd@gmail.com। वर्किंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन इंडिया, यानी भारत में घरेलू हिंसा कानून का कार्य और प्रभाव, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रीना गुप्ता, जिन्हें इस विषय पर पिछले 20 साल का अनुभव है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में और भारतीय विद्यापीठ में गेस्ट फैकल्टी इन लॉ में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रही हैं। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीना गुप्ता से बात करने के लिए मैं हूं नईम अख्तर। डॉक्टर रीना गुप्ता, प्रोटेक्शन ऑफिसर का जिक्र अभी आप कर रही थी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर साथ में जाते हैं अगर महिला अप्रोच करे और घर जाकर के फिर ये उसको प्रोटेक्शन देने की पूरी कोशिश की जाती है। क्या सिर्फ इतना ही काम होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, या और भी कुछ? देखिए, इसके अंदर जो मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही है। जैसे मैजिस्ट्रेट को एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के भेजते हैं। अच्छा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भरवाते हैं, फिर एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। वो उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या केस बन रहा है। उसके अलावा वो ये तो होगी असिस्टेंस, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को असिस्टेंट दिया जाता है। दूसरा, ये जो एप्लीकेशन है किस तरीके से भरनी है, कैसे भरनी, क्योंकि औरत कई बार वो इलिटरेट होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनको बताया जाता है। फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये बताते हैं लीगल एड, कि वो लीगल एड अवेल कर सकती हैं, क्योंकि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, तो उनके लिए ये जानकारियां बहुत जरूरी हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको देते हैं। तो जो हम एक तरीके से माने कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने अगर फंक्शंस एक, और वो एक उनके सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट भी होती है कि जो जैसे जो भी NGOs हैं जो काम कर रहे हैं इन दिशाओं में, कहीं न कहीं देखिए इन समस्याओं से हटाने के लिए समाज में हमें हर तरह से, चाहे वो फॉर्मल मीन्स हो या वो इनफॉर्मल मीन्स हो, सबको हैंड इन हैंड काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो NGO है वो अपने हिसाब से चलाते रहे। या कई बार मैंने देखा है, मैं कई जगह मेरे को सौभाग्य मिला जाने का, देखने का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो पुलिस से नेक्सेस होती है कि भाई अगर कोई एग्रीव्ड महिला आई तो वो इस जगह पे चली जाएगी और वहाँ पर उसकी देखभाल होगी। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको ये सारी जानकारियां महिला को देनी पड़ती हैं कि भाई अगर आपका जैसे डाउरी में केस है तो आप डाउरी में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप किसी और क्रुएल्टी हो गई है तो आप वो भी कर सकते हैं। सारी जो जितनी भी जानकारियां हैं या आपके कितने
एसेट्स हैं, क्या स्त्री धन आपके पास है कि नहीं। स्त्री धन एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ हाँ, मैं एक चीज ये भी जानना चाहती थी आपसे कि स्त्री धन और दहेज, इन दो में क्या फर्क है? आपने जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं ना जब पढ़ाती हूँ तो उस समय बच्चे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत खुलेआम पूछते हैं दहेज कितना दिया शादी में। ये एक बहुत नॉर्मल सी भाषा है। चाहे वो, मैंने देखा है कि जो लोग लॉ की जानकारी रखते हैं उनकी यहाँ भी शादियां होंगी, वो कहेंगे भाई दहेज नहीं देंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी। कैसी बातें करते हैं। तो लोगों को स्त्री धन और दहेज में अंतर नहीं पता। स्त्री धन जो है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जी, सिर्फ स्त्री की, जिसकी शादी, हाँ, जिस लड़की की शादी हो रही है, उसकी शादी है, और लॉ के हिसाब से वो उसको मिलनी भी चाहिए। जी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई लड़की शादी होके गई तो वो कैसे मांगेगी कि भाई मेरा स्त्री धन मुझे दे दो। वो पॉसिबल नहीं होता। वो दहेज जो है ना वो कोअर्जन है वर्ड। अच्छा, वो कोअर्जन वर्ड, जैसे अगर पारस दीवान जी ने बहुत बढ़िया किताब लिखी उसके ऊपर, ठीक है, उसमें उन्होंने शुरू से बताया कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो तो दिए ही जाएंगे। गिफ्ट तो दिए जाएंगे, लड़की को खाली हाथ नहीं भेजते। लेकिन जहाँ पर डिमांड है वो कोअर्जन है। तो हमारा लॉ उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोकता है। लेकिन देखिए एक चीज ये भी तो है ना कि जो गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स तो दिए जाएंगे। गिफ्ट तो देखिए हम आमतौर पे हमारा बर्थडे हो गया या हमें कोई ऐसी कोई अच्छा काम कर लिया तो हमारे घर वालों ने, हमारे फ्रेंड्स ने वो गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट का तो चलन है और वो देना भी चाहिए। लेकिन जब शादी के वक्त जो गिफ्ट दिए जाते हैं उन गिफ्ट को आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं गिफ्ट लेकर जा रही हूँ, ये लड़की के घर वाले समझ रहे हैं हमने गिफ्ट किया। लेकिन जो लड़की के ससुराल वाले हैं, खासतौर पर वैसे ससुराल वाले जो दहेज के लालची हैं, वो उसको गिफ्ट मानेंगे, ये इस बात की क्या गारंटी है? वो तो उसको दहेज के ही उसमें अगर ले लेंगे और उसको वो दहेज समझ के ही अपने उस पर कब्जा करेंगे, तब उसको क्या किया जाएगा? देखिए, अगर उन्होंने डिमांड करी है और या फिर ये बोला है कि अगर आप इतना नहीं देते तो शादी नहीं करेंगे, वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर है जी। और कहीं ना कहीं देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक ही साइड जो है वो उसको ब्लेम करते हैं। मैंने कई बार ऐसी भी देखा है, जब मैं पढ़ती थी अपने कॉलेज में तब भी ये बातें होती थी। दहेज तो ऐसा विषय है जो हमेशा ही रहता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो गई स्टेज पर, उन्होंने बोला लड़कियां खुद दहेज की डिमांड करती हैं, कहती हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। तो कहीं न कहीं क्या लड़की वाले भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हम उस ग्रीड को बढ़ावा दे रहे हैं। और रीजन देखिए उसका वही है कि लड़की जब डिमांड करती है कि हमें ये चीजें चाहिए, वो उसके पीछे वही माइंडसेट काम करता है कि उसको ये दिखाई दे रहा है कि जब मेरे घर में बहुएं आई तो ये चीजें लेकर आई, मेरी फ्रेंड्स या मेरे घर की या मेरे रिश्तेदारों की लड़कियां गई तो ये चीजें लेकर के गई। तो लड़की के दिल में आता है ना कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए ना, है ना? वो चाहे दहेज के नाम पे ना हो, चाहे उसको ये समझ में ना आता हो कि माँ बाप पर इसका जोर पड़ेगा, लेकिन अंदर से एक चीज आती है जब सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? हाँ जी, लेकिन जहाँ वर्ड कोअर्जन आ गया कि वो मतलब उसको बोला गया कि भाई अगर ये चीजें नहीं, और ये डिमांड्स बढ़ती जाती हैं और वो ये नहीं कि शादी के समय ही खत्म होगी, कोई त्योहार आया, कुछ आया, आगे कोई भी अवसर आता है तो ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है आज के समाज में इस डिफरेंस को समझना कि क्या गिफ्ट क्या है जो वॉलंटरली दिया गया, अपनी मर्जी से दिया गया, और पूछे, और जरूरी नहीं कि डायरेक्ट डिमांड होगी, इनडायरेक्ट डिमांड्स भी होती हैं। अब देखिए हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ है, हालांकि ये विषय ऐसा है कि अगले 2 घंटे भी हम इस पर बात कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि अगर आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहें, कुछ सजेशंस देना चाहें, तो क्या सजेस्ट करेंगी? जी देखिए, सजेशंस तो बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हम हमेशा कॉजेस की बातें करते हैं, लेकिन सजेशंस ये जरूरी है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी समाज में, कि हम क्या इस चीज को लाइटली लेते हैं कि भाई ठीक है, कुछ लोग हंसने लग जाते हैं। अगर आप घरेलू हिंसा की बात करेंगे तो लोग हंसने लग जाते हैं, चाहे वो आदमी है या औरत, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारा जो लिटरेचर है, अच्छे लिटरेचर है, बहुत बढ़िया लिटरेचर है हमारे पास। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है, उनसे मैं जैसे पढ़ाती हूँ उस समय भी बोलती हूँ कि आप ऐसी कहानियां पढ़िए जो कि साहित्य, बहुत बढ़िया साहित्य, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, तो वो पढ़ना, और उसका कुछ पोर्शन, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो मॉरल स्टोरीज आती थी, एक सब्जेक्ट होता था। बिल्कुल। तो उसके अंदर हमें बताया जाता था कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है। तो वो उसी फॉर्म में कुछ ऐसे विषय कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, वो
ना सिर्फ लड़कियां और लड़के भी समझें। जी जी। तो उससे बहुत माइंडसेट चेंज होगा। दूसरे जो वर्कशॉप्स होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं और करते हैं लोग इस तरह करते हैं, जिससे कि कई बार विचारधाराएं बदलती हैं। और जैसे यहाँ मैं CAW सेल्स वगैरह में गई तो वहाँ देखा सबसे पहले तो वो लड़की को बुलाते हैं, फिर लड़के को बुलाते हैं, फिर फैमिली भी आती है, क्योंकि देखिए रोल ऑफ फैमिली मैंने जैसे पहले देखा बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़की के मन में कई बार पति से तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो गुस्सा और लोगों के लिए रहता है वो अंदर ही अंदर चला जाता है। और बात भी यही है कि शादी करके लड़की जा रही है घर बसाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि लोगों के जुल्म सहने के लिए। जी हाँ, तो वो बहुत जरूरी है कि जो सारे मेंबर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटीज को समझें कि आप एक घर में बेटी को ला रहे हैं, जैसे आपकी बेटी है ऐसे दूसरी बेटी को ला रहे हैं। और ठीक है, गलतियां हर एक से नहीं, आपकी बेटी में भी तो यहाँ ये आ जाता है ना कि अपनी बेटी को भी यही समझा के भेजा जाता है डोली जा रही है अर्थी आने के लिए। उनको भी ये समझाया लड़की को तो उस तरह देखा जाए तो कोई मेरा मतलब ये है कि बहू को आप उस तरीके से थोड़ा समझें तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम विक्टिम को विक्टिम ना समझें। इससे मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, उसको सर्वाइवर माने। जी, आपका संदेश बहुत अच्छा है और आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है और हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं को जरूर इससे फायदा पहुंचा होगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीना गुप्ता कार्यक्रम में आने के लिए। और श्रोताओं से नईम अख्तर अभी आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम से इजाजत चाहती है।